कुर्दम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। कुर्दम को अपनी तरफ आता देखकर आईनूर खाने की ट्रे उठाकर हंसती हुई कमरे से बाहर भाग गई। उसे बाहर जाते देखकर कुर्दम मुठिया बेंच कर रह गया। आईनूर की बात पर उसे याद आया था, उसने निकाहनामे पर अपनी उम्र 19 साल लिखवाई थी, जबकि कुर्दम 35 साल का था। वो पूरे 16 साल छोटी थी, मगर पहली गुफ्तगू के दौरान उसे कोई 25 साल लड़की ही लगी थी, जो अपने बाप की जान बचाने के लिए बेखौफी से उससे बात कर रही थी। कुर्दम नपी में सर हिलाते खुद भी कमरे से निकलता सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में आ गया। लाउंज में आकर उसकी नज़र आईनूर पर पड़ी, जो सीमा खाला की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में बेपनाह मासूमियत थी। वो एक नज़र उस पर डालता बाहर निकल गया। कुर्दम को बाहर जाते देखकर आईनूर भी उसके पीछे लपकी। गफ्फार गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। कुर्दम गाड़ी में बैठने लगा। जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस करते चेहरा मोड़ कर देखा, दाखिली दरवाजे पर दुपट्टे से चेहरा छुपाए नूर खड़ी थी। कुर्दम सरसरी सी नज़र उस पर डालता गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी तो एक बार फिर कुर्दम ने किसी एहसास के तहत मुड़कर पीछे देखा, मगर अब वो वहाँ नहीं थी, वो अंदर जा चुकी थी। उसके जाने का इंतज़ार किए बगैर गाड़ी घर से बाहर निकल गई। कुर्दम भी सीधा होकर बैठ गया। एक बार फिर आईनूर ने अनजाने में उसे समझा दिया कि वो ये सब इसने कहा के एहतराम में कर रही है, कुर्दम के लिए नहीं। मुझे माफ़ कर देना आईनूर, माह का जिक्र करना तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद कल रात में सुकून से नहीं सो सकी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक दिन में ये सब यूं अचानक कैसे हो सकता है। सारी रात सोचने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंच सकी। मुझे यकीन है नूर, माह के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। वक्त फिर अपने आप को नहीं दोहराएगा, क्योंकि तुम माह नहीं नूर हो। तुम समझती हो ये तुम्हारे बाप के गुनाहों का कफारा है, लेकिन मुझे लगता है ये अल्लाह का कोई और इरादा है। शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी ख़ास मकसद के लिए चुना है। रुखसार बेगम कुर्सी पर बैठती अपनी सोचों में आईनूर से मुखातिब थी। नज़रें खिड़की से बाहर उफक पर नजर आते महताब पर जमी थी। उसके जाने के बाद एक पल भी तो सुकून से नहीं रह सकी थी, क्योंकि अच्छे से जानती थी उन्होंने आईनूर की दुखती रग पे पाँव रख दिया है। माहौल में खामोशी छाई हुई थी। ऊपर से लाहौर में बढ़ती ठंड ने और सन्नाटा सा पैदा कर दिया था। अपने गिर्द शाल लपेटे वो टेरेस में लगे झूले पर बैठी पलक पर नजर आते चौदवी के चांद को देख रही थी। आंखें हर तासुर से पाक थी। लाशूरी तौर पर वो अपने माजी को सोचती अपने रब से मुखातिब थी। मैंने जितना मुमकिन हो सका खुद को नामहरम मर्दों की नज़रों से छुपा कर रखा, बचा कर रखा, मगर फिर भी मैं इस दलदल में फंस गई। आखिर ये कैसे मुमकिन था कि जो शख्स दूसरी औरतों को बेआबरू करे उसकी अपनी औलाद महफूज रहे। सब समझते हैं इस मुस्कुराहट के पस मंज़र में खुशगवार लम्हात पोशीदा है, मगर इस कोकली मुस्कुराहट के पीछे कुछ तल्ख हकीकतों का पहरा है। बज़ाहिर हंसती मुस्कुराती नज़र आने वाली ज़िंदगी का मतलब ये तो नहीं इंसान भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। ज़िंदगी गुजारने को ज़िंदगी जीना तो नहीं कहते। मेरी ज़िंदगी के गुज़रे चंद साल मुझे सदियों पर मुहीत लगे। इस बेमकसद सी ज़िंदगी का मकसद समझ नहीं आता मेरे मौला। बेरंग ज़िंदगी में सुकून तो है, लेकिन फिर भी मज़ीद जीने की ख्वाहिश नहीं। या अल्लाह, या तो इस ज़िंदगी को मंजिल दिखा दे या इस ज़िंदगी को असल मंजिल तक पहुँचा दे। आईनूर सर उठाए पलक पर नज़र आते चाँद को देखती रही। यहाँ बैठे उसे काफ़ी वक्त गुजर चुका था। यूं ही बेटी सर्दी का एहसास बढ़ने लगा तो वो उठकर कमरे में चली गई। वो कराची की रहने वाली लाहौर की सर्दी कैसे बर्दाश्त करती, और लाहौर तो वैसे भी उसे कभी रास नहीं आया था। बकौल आईनूर, कुर्दम की सूरत अब भी वो उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान ले आया था। वो सब इस वक्त बैठक में मौजूद थे। मरकज़ी नशस्त पर आगा हसन बैठा अड्डों पर मौजूदा सूरत हाल से आगाही हासिल करता कुर्दम से मुखातिब हुआ। तुम्हारे और पाशा के दरमियान ये सब क्या चल रहा है? जमशेद बता रहा था उसने जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया था। आगा हसन ने एक नज़र जमशेद पर डालकर कुर्दम से पूछा, जब जमशेद से मालूम हो गया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने कड़ी नज़र जमशेद पर डालकर सख्त लहजे में कहा, मगर तुम्हारे और पाशा के दरमियान ऐसा क्या हो गया है जो यूं दुश्मनी पर उतर आए? यूं गैंग के बंदों का एक दूसरे से दुश्मनी मोल लेने में हम सब का ही नुकसान है। अब के बार वहाँ बेटा हाकान इब्राहिम गोया हुआ। बिल्कुल, राशिद मलिक ने भी लुक्मा दिया। मुझे नहीं मालूम उसने ये सब क्यों और किस लिए किया। मैं बताता हूँ। पाशा अंदर आता कुर्दम की बात काटते हुए गोया हुआ। सब लोग चेहरा मोड़े उसे देखने लगे। वो कुर्दम के फौरन करीब पहुंचा और कमर के पीछे छुपा खंजर निकाल कर उस पर वार किया। कुर्दम ने बर वक्त खड़े होते खंजर को दाएं हाथ से पकड़कर
اس کے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ سارے نفوس کڑے اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ حاکان ابراہیم اور جمشید پہلے ہوش میں آئے۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور پاشا کو پیچھے سے پکڑ کر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس لیے نہیں کہ کردم پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کردم دادا اس کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا دیر نہ لگا تھا۔ کردم دادا جیسی طاقت ان میں سے کسی میں نہیں تھی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی کردم دادا سے الجھتا نہیں تھا، مگر پاشا سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ کردم دادا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو نے سونیا پر گولی چلا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتا ساتھ میں چیخ بھی رہا تھا۔ کردم جو موٹیا بینچے کڑا تھا، پاشا کی بات سنتے ہی گویا ہوا، شروعات تم سے ہوئی اور اختتام میں نے کر دیا۔ میں نے نہیں، تم نے شروع کیا ہے سب۔ میری رکیل کو اٹھا لیا تو میں نے تمہارے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ پاشا چلایا۔ میں نے اسے نہیں اٹھایا، وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ کردم ہنکار بھرتا ہوا بولا۔ کردم دادا، میں چھوڑوں گا نہیں، سونیا پر گولی چلانے کی تمہیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور جہاں تک رہی میری رکیل کی بات تو ہر اس لڑکی کو تم سے چھین لوں گا جو تمہاری منظوری نظر بنے گی۔ خود کو چھڑوا کر وہ کردم کے مقابل کھڑا ہوا۔ پاشا کی بات پر کردم کی نظروں کے سامنے آئی نور کا سراپا لہرایا۔ سر جھٹک کر پاشا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، تم صرف باتیں کر سکتے ہو، کردم دادا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کردم نے کہہ کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا، پھر ایک گہرالود نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کردم دادا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں۔ کردم کو باہر جاتے دیکھ کر پاشا کدورت سے سوچا۔ باقی سارے نفوس افسوس سے اسے دیکھتے خود بھی باہر نکل گئے۔ آئی نور لاؤنج میں بیٹھی کتابوں میں سردے ہوئے تھی، جن کو وہ کراچی سے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ ساتھ ہی چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سیما خالہ سونے جا چکی تھی، اس لیے وہ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی کتابوں سے مغز ماری کرنے کے بعد آئی نور نے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اٹھنے لگی کہ تبھی پورچ سے اسے گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ کتابوں کو وہیں چھوڑ کر آئی نور چائے کا کپ اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر کتابیں ہاتھوں میں اٹھا کر مڑی ہی تھی کہ کردم گھر میں داخل ہوتا نظر آیا۔ کردم نے چہرہ موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ آئی نور بھی کتابیں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی جانب آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گلے میں بندی ٹائی کی نائٹ ڈیلی کر رہا تھا۔ آئی نور نے اندر آ کر کتابیں ٹیبل پر رکھی، مڑ کر کردم کی طرف دیکھا جو اب ہاتھ پر بندی گھڑی اتار رہا تھا۔ آئی نور کی نظر سیدھا اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی جس کی ہتھیلی پر خون جمع ہوا تھا۔ ماتھے پر یک دم بل پڑے، تیزی سے کردم کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر متفکر سی گویا ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ دیکھے تو کتنا گہرا کٹا ہے، کتنا خون بہہ گیا ہوگا، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ آئی نور بولتی ہی چلی جا رہی تھی، چہرے پر پریشانی، فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ کردم کو اس وقت کو اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ اتنی سی چوٹ سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ کردم اس کے چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوا۔ کردم کی بات پر آئی نور یک دم اپنے حواسوں میں لوٹتی اس کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، وہ میرا مطلب ہے۔ آئی نور کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ آپ کچھ لگا لیں ہاتھ پر، سردی کی چوٹ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ آئی نور نظریں جھکائے بولتی مڑ کر کمرے سے جانے لگی کہ کردم کی آواز پر رک گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ہی رکھا ہے، کردم کہتا ہوا کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آئی نور یوں ہی کھڑی ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسی لمحے میں ماضی کی کئی تلخ یادیں تازہ ہوئی۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، جھک کر فرسٹ ایڈ باکس دراز سے نکال کر بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ کردم ڈریسنگ روم سے نکلا تو اسے بیڈ پر بیٹھتے اپنا منتظر پایا۔ لاؤ مجھے دو، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آئی نور نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کردم کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی دوا لگانے لگی۔ کردم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر مقابل کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ آئی نور خود پر اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، مگر نظر انداز کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ دوا لگانے کے بعد وہ پٹی باندھ رہی تھی۔ کردم اسی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب اس کی نظر آئی نور کی ناک پہ چمکتی چھوٹی سی لونگ پر پڑی۔ لونگ میں لگا ہیرا اپنی پوری آبتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ زیور کے نام پہ بس ایک ہی یہی چیز پہنی ہوئی تھی، کل تک تو نہیں تھی، یقیناً آج اپنے گھر سے پہن کر آئی ہے۔ کردم اسے دیکھ کر سوچنے لگا۔ آئی نور پٹی باندھ کر اٹھنے لگی تو کردم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ تم ڈاکٹر بن رہی ہو؟
वो हाथ पर बंदी पट्टी को देखते हुए बोला। पट्टी को देखकर यही लग रहा था कि किसी डॉक्टर ने बांधी है। नहीं, बेतासुर चेहरे से जवाब दिया। कुर्दम ने टेबल पर रखी किताबों को एक नज़र देखा, फिर आईनूर को देखते हुए पूछा, फिर किससे सीखा पट्टी बांधना? आईनूर जवाब दिए बगैर उठ गई। फर्स्ट एड बॉक्स को उसकी जगह पर रखा, फिर मुड़कर कुर्दम को देखती गोया हुई, जब मरहम लगाने वाले हाथ ना हो तो खुद ही जख्मों पर मरहम रखना पड़ता है। संजीदगी से कहते वो बाथरूम में चली गई। आईनूर के जवाब में उलझा, वो हाथ पर बंदी पट्टी को देखता रह गया। आईनूर की आंख खुली तो कुर्दम को बराबर में सोता पाया। वो उठ बैठी, एक नज़र घड़ी पे डालती वो अपने और कुर्दम के कपड़े निकाल कर बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो कुर्दम को यूं ही सोता देखकर आईनूर बेड की तरफ बढ़ी और कंधे से हिलाकर उठाने लगी। कुर्दम ने आंखें खोलकर एक नज़र उसे फिर घड़ी को देखा जिसमें 8 बज रहे थे। आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लाती हूँ, आईनूर कहकर कमरे से निकलती किचन में चली आई। सीमा खाला नाश्ता तैयार है, उनके गले में बाहें डालकर प्यार से पूछा। हाँ, कुर्दम को उठा दिया। सीमा खाल ने प्यार से उसके गाल तपके। जी, उठा दिया उस कड़ूस को, आईनूर ने मुंह बसोर कर कहा। लड़की, शोहर को कड़ूस कह रही हो, शर्म करो। सीमा खाला ने उसे गोरी से नवाजा। अच्छा, अब नाश्ता दे दे वरना वो हिटलर फिर शुरू हो जाएगा, आईनूर ने मुंह बनाकर कहा। सीमा खाला ने तासुब से सर हिलाया और नाश्ते की ट्रे उसे पकड़ा दी। चलो अब जल्दी जाओ। जी, आईनूर इस बात में सर हिलाती ट्रे तामे कमरे की जानिब चल दी। कमरे में दाखिल हुई तो कुर्दम तैयार खड़ा था। आईनूर ने नाश्ता टेबल पर रख दिया। नाश्ता कर ले, आईनूर कहकर बेड पर बैठ गई। कुर्दम भी नाश्ते के लिए सोफे पर बैठ चुका था, मगर दाएं हाथ पर पट्टी बंदी होने के बायस कुर्दम बाएं हाथ का इस्तेमाल करने लगा। आईनूर नागवारी से उसे देखती रही, फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उठकर उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई। लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं, आईनूर उसकी तरफ नवाला बढ़ाती हुई बोली। मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं खुद का सकता हूँ और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे लगेगा मेरी कीमत वसूल हो गई तो तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगा। कुर्दम उसका हाथ हटाता कोप से बोला। अव्वल तो ये मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस दिन का, और दोयम ये कि बाएं हाथ से काना ममनू है, इसलिए आज मेरे हाथ से कालेंगे तो जहर नहीं मिल जाएगा इसमें, आईनूर ने कहकर फिर नवाला कुर्दम की तरफ बढ़ाया। इस बार कुर्दम ने बगैर किसी चू चरा के उसके हाथ से का लिया। कुर्दम की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी, खुद पर उसकी नज़रों को महसूस करती वो जल्दी जल्दी खिलाने लगी। कुर्दम को एकदम पंदा लगा, हाथ से नवाला छोड़ते आईनूर ने पानी का गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया, साथ ही दूसरे हाथ से उसकी कमर भी सहला रही थी। तुमने किसी रेस में हिस्सा ले रखा है जो एक के बाद एक नवाला मुंह में डाल रही हो, खिला रही हो तो सही से खिलाओ। कुर्दम उसे घूरते हुए गोया हुआ। सॉरी, आईनूर ने मुंह बसोर कर कहा। कुर्दम सर झटक कर रह गया। एक तो खिला रही हो, ऊपर से लाड साहिब के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, उसने जल कर सोचा, साथ ही गोरी से नवाजना नहीं बोली। तुमने कुर्दम दादा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, यूँ तुमने कुर्दम दादा के साथ साथ बाकी गैंग के बंदों को भी अपने खिलाफ कर लेना है। पाशा अपने घर पर मौजूद था जब जमशेद उसके पास चला आया और वो अब उसके सामने सोफे पर बैठा कल रात के हवाले से बात का आगाज़ कर रहा था। तुम सुबह सुबह सिर्फ ये कहने आए हो, पाशा चिढ़ते हुए गोया हुआ। अरे यार, मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात करने आया हूँ। तुम इस तरह दिन दहाड़े कुर्दम से दुश्मनी मोल लेकर अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। कोई ऐसा रास्ता तलाश करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। जमशेद चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो और इस सब से तुम्हें क्या फ़ायदा? पाशा ने चंबे से पूछा। कुर्दम दादा की तरफ मेरे भी बहुत से हिसाब किताब निकलते हैं, मेरी भी कई मंजूरी नज़र को उसने अपना दीवाना बनाकर उनको छोड़ दिया, ऊपर से दादा का चहेता भी है। कई दफ़ा कुर्दम दादा की वजह से दादा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, बस तब से मैंने बदला लेने का सोच लिया था, मगर अकेले उसका मुकाबला करना नामुमकिन था, इसलिए मैं सही मौके की तलाश में था। ताहम अब तुम होना मेरे साथ, एक से भले दो। जमशेद ने तफसील बताकर पाशा की तरफ देखा जो गौर से उसे सुन रहा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा? पाशा ने बोएं अचकाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो इसलिए कि अकेले तो तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, चूँकि तुम्हें अपनी बांजी का बदला लेना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बस वही कहानी है। जमशेद मुस्कुराते हुए बोला। पाशा उसकी बात से महजूज होता धीरे से मुस्कुरा दिया, मगर कुर्दम दादा को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं, उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं कि हम उसकी दुखती रग पर पाँव रख सके, और दूसरे तरीक़ों से नुकसान पहुंचाने में हमारा ही नुकसान है। अभी सोनिया कोर्ट आया था,
कल को फिर किसी को उठा लेगा। पाशा ने अपनी पेशानी को मसलते हुए खदशा जाहिर किया। कोई न कोई तरीका तो होगा जिससे हम कुर्दम दादा को घुटनों के बल ला सके, बस हमें सही मौके और वजह की तलाश में रहना है। जमशेद पुरसोच अंदाज में बोला। ठीक कहते हो, पाशा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। चलो अब मैं चलता हूँ, और भी बहुत काम है। जमशेद कहता हुआ वहाँ से निकल गया, मगर जाते जाते पाशा को गहरी सोच में मुब्तला कर गया। उफ, हद है। ये नहीं कि कपड़ों को उठाकर अपनी जगह पर रख दे, उतार कर फर्श पर ही फेंक दिए। कुर्दम को दरवाजे तक छोड़कर आईनूर वापस कमरे में आई थी। बोरियत के बायस वो कमरे का सामान तरतीब से रखती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। उसने ड्रेसिंग रूम में कदम रखा ही था जब कुर्दम का शब ख्वाबी का लिबास नीचे पड़ा देखा। वो मुंह बनाती कपड़े उठाने लगी, साथ में बड़बड़ा भी रही थी। वैसे मम्मा ठीक ही कहती थी, अगर मैं थोड़ा घर का काम काज सीख लेती तो आज मुझे इतनी बोरियत ना होती, यूं घर में रहकर वक्त गुजर जाता। खैर, अब कुछ तो अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए करना ही होगा। चलिए आईनूर साहिबा, आज इन लाड साहिब के कपड़े धोने की कोशिश करते हैं। न जाने कितने कितने दिन पुरानी जुराबें और बुनियान पहनी रखते हैं। आईनूर खुद कलामी करती कुर्दम के मेले कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। अब जो भी था, रुखसार बेगम की नसीहत पर अमल पेरा होना ही था। तुमने सोनिया के साथ ठीक नहीं किया कुर्दम दादा। कुर्दम उस वक्त आगा हसन के घर पर मौजूद था। पाशा की हरकत के बाद आगा इस मौजू पर कुर्दम से बात करना चाहता था, इसलिए सुबह ही फ़ोन करके उसे मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। ये सब पाशा ने शुरू किया था। वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो, मैं किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। सोनिया के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, सिर्फ गोली ही तो चूकर गुजरी है। मैंने तोड़ी उसे चुआ है जो आग बगोला हो रहा है। कुर्दम कहता हुआ हौले से मुस्कुराया। हाँ जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें सोनिया को बीच में नहीं लाना चाहिए था। यूं गैंग के बंदों का आपस में लड़ना ठीक नहीं। दादा तक अगर इस बात की खबर पहुंच गई तो हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। आगा हसन ने आगाह करना चाहा। जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने मेरे जहाज़ पर कब्जा किया तो ही मैंने सोनिया को उठाया। अगर ऐसा ना करता तो वो मुझे कमज़ोर समझता, जो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। कुर्दम हंकार भरते हुए बोला। उसने तुम्हारे जहाज़ पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि तुमने उसकी रकेल को उठा लिया था, आगा हसन जताते हुए बोला। मैंने नहीं उठाया, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, वो खुद आई थी। मैं किसी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि उनको उठाता फिरूँ। आगा की बात ने कुर्दम को तेश दिला दिया। अच्छा, गुस्सा क्यों करते हो? बस अब कोशिश करना कि पाशा और तुम्हारे दरमियान मज़ीद बदमज़गी पैदा ना हो, आगा ने समझाना चाहा। ये बात तुम मुझे नहीं, उस पाशा को बोलो। और अब मैं चलता हूँ, सारे काम छोड़कर तुम्हारी ये फजूल बातों को सुनने आया था। कुर्दम सर झटकता खड़ा हो गया। आगा से बगलगीर होकर वो बाहर की जानिब चल दिया। आगा तासुब से नबी में सर हिलाता उसे जाते देखता रहा। आईनूर ड्रेसिंग रूम में कड़ी कुर्दम के कपड़े तरतीब से रख रही थी। जब बाहर से आती गोली की आवाज़ पर एक पल के लिए सुन हो गई। कपड़ों को वही फेंकती वो कड़की की तरफ आई जहाँ से घर के पीछे का मंजर नजर आता था। नीचे झांक कर देखा तो ज़मीन पर एक बेजान वजूद पड़ा हुआ था, जिसके खून से ज़मीन बुरी तरह रंग चुकी थी। कुर्दम अपने मातहतों के साथ कड़ा लाश को ठिकाने लगाने की हिदायत दे रहा था। आज वो फिर जल्दी घर आ गया था और आते ही एक कारनामा अंजाम दे दिया था। आईनूर पटी पटी आंखों से कभी खून को तो कभी कुर्दम को देख रही थी कि तभी किसी एहसास के तख्त कुर्दम ने सर उठाकर ऊपर देखा, मगर वहाँ कोई ज़ीरूह को मौजूद नहीं पाया। सर झटक कर वो फिर से हिदायत देने लगा। आईनूर फौरन कमरे में वापस आई। एक सनसनाहट सी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रही थी। वो सर से लेकर पांव तक कंबल ताने बेड पर लेट गई। कुर्दम कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र सीधा कंबल में छुपे वजूद पर पड़ी। कंबल में पैदा होता रहा इर्तिगाश आईनूर के जागने की गवाही दे रहा था। कुर्दम के चेहरे पर मदम सी मुस्कुराहट दर आई। उसका शक यकीन में बदल गया। अच्छा है, बहुत ज़ुबान चलती है, अब मेरे सामने थोड़ा डर के तो रहेगी। कुर्दम मुस्कुराते हुए सोचता बाथरूम में चला गया। असलम, कब तक ऐसे ही रहोगे तुम? कभी तुमने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा? ये खुदगर्जी छोड़ क्यों नहीं देते? असलम शराब के नशे में कल रात का निकला, आज शाम को घर में आया था। उसकी ये हालत देखकर रुखसार बेगम पट ही पड़ी। क्यों, मैंने क्या किया है? असलम बेजारी से बोला। हाँ, तुम क्या करोगे? आखिर तुम कर ही क्या सकते हो सिवाय जुएबाजी और शराब नोशी के? रुखसार बेगम ज़हरखंद लहजे में बोली। अब तो होश के नाखून ले लो असलम। माह ने तुम्हारी वजह से मौत को गले लगा लिया। नूर भी तुम्हारी वजह से गुंडे के निकाह में बंध गई। मगर तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। कितने अरमान थे नूर की शादी को लेकर, मगर सब ख़त्म हो गया। वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब के रुखसार बेगम कहते हुए रो पड़ी। लहजे में बेबसी उतर आई थी। असलम की खुदगर्जी उनका दिल जलाती थी। अब भी उनकी बात को सुनी अनसुनी करता वो कमरे में चला गया। रुखसार बेगम भी दोपट्टे से आंखें रगड़ती किचन की तरफ बढ़ गई।
वो बेड पर लेटी चत को घूर रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़की से आती चांद की रोशनी सीधा उसके मुंह पर पड़ रही थी। माहौल में खामोशी का राज था जिसे उसकी आवाज़ ने तोड़ा था। कुर्दम, आईनूर ने उसको मुखातिब किया जो बाई जानिब आंखों पर हाथ रखे लेटा था। और कितने दिन मुझे ये जुर्माना अदा करना होगा? आईनूर की बात पर कुर्दम ने आंखों से हाथ हटाकर उसकी जानिब चेहरा मोड़ा। वो अभी भी चत को घूर रही थी। कुर्दम कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में गोया हुआ, मैं इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। जब मुझे लगेगा तुम्हारा काम अब ख़त्म हो गया तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, इसलिए आइंदा मुझसे ये सवाल मत करना। कुर्दम कहकर खामोश हो गया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो कुछ देर आईनूर को यूं ही देखता रहा। उसे लगा था उसकी बात पर वो कुछ उल्टा बोलेगी, मगर वो खामोश रही, शायद सो गई थी। कुर्दम भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा और जल्द ही नींद की आगोश में उतरता चला गया। वक्त दिन और दिन हफ्तों में बदल रहा था। आईनूर घर में कैद होकर रह गई थी और इस कैद के बायस दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अभी भी वो कमरे में मौजूद टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल लगाए बैठी थी। जब कुर्दम बाथरूम से बाहर निकला, एक चढ़ती नज़र उस पर डालकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। आज अपने कुछ ढंग के कपड़े ले आना, रात हमें कहीं दावत पर जाना है। कुर्दम आईने में नजर आते आईनूर के एक्स को देखते हुए गोया हुआ, जो उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किए हुए थी। अव्वल तो मेरे पास कपड़े मौजूद हैं, मुझे आपकी हराम की कमाई के कपड़े नहीं चाहिए, और दोम ये कि मैं किसी भी खुदा महफिल का हिस्सा बनकर किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती। आईनूर टीवी पर नजरें जमाए बोली। उसकी बात पर जबड़े बेंचे कुर्दम उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है बहुत खूबसूरत हो कि हर मर्द तुम्हें देखेगा? करख्त लहजे में कहते वो उसे खूनखार नज़रों से घूर रहा था। खूबसूरत का तो पता नहीं, मगर औरत ज़रूर हूँ, और आपसे ज़्यादा इस बात को कौन अच्छे से जान सकता है जो बिना देखे मुझे हासिल करना चाहता था। आईनूर कहते हुए टीवी बंद करती उठ गई। कुर्दम मुठिया बेंचे उसकी जानिब बढ़ा और बाजू से दबोच कर अपनी खूनखार नज़रें उसके चेहरे पर जमाए बोला, आज तो बोल दिया और मैंने सुन लिया, मगर आइंदा ये बकवास की तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। अपनी औकात मत भूलो, समझी? उसको सोफे पर फेंकता वो कमरे से बाहर निकल गया। आईनूर नागवारी से उसकी पुश्त को देखती उठकर बाथरूम में चली गई। उस वक्त तमाम नफूस बैठक में मौजूद थे। सब कुर्दम और पाशा के मसले को काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस लाना चाहते थे और बिलाखिर आज ये मौका हाथ आ ही गया। सब अपनी नशिस्त संभाले बैठे थे जब कुर्दम दरवाज़ा धकेलता अंदर आया और अपनी नशिस्त को संभालता उस पर बराजमा हुआ। पाशा ने एक चढ़ती नज़र उस पर डाली। उस दिन के बाद से आज उसका आमना सामना हो रहा था। जमशेद ने एक नज़र कुर्दम पर डालकर चेहरा पाशा की तरफ मोड़ा। चेहरे पर महजूज सी मुस्कुराहट थी। कुर्दम, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे लगता है अब उस मसले पर बहस शुरू करनी चाहिए। आगा हसन दोनों हाथों को आपस में मिलाए टेबल पर रखते आगे को आया और एक नज़र सब पर डालते गोया हुआ। अगर देखा जाए तो आगा रोका, एक नज़र पाशा पर डाली, फिर दोबारा से गोया हुआ। सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कुर्दम दादा लड़कियों के मामले में ज़बरदस्ती का कायल नहीं है। अगर वो कह रहा है कि रमशा पाशा की रकेल जो उसके पास आई थी तो यकीनन ये बात दुरुस्त होगी, और गलती पाशा की है जो इतनी सी बात आगा बोल ही रहा था जब पाशा बड़ा कुटा। अगर ये इतनी सी बात है तो ठीक है, आज रात मेरे घर रूबीना आगा हसन की बीवी को भेज देना। ज़ुबान संभाल के बात करो। आगा गुर्राया, पाशा ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। तुमने भी तो राशिद की रकेल को अपने पास रखा था, उसने तो यूं हंगामा बर्पा नहीं किया। तुम बस राई का पहाड़ बना रहे हो। हाकान इब्राहिम ने माहौल की नज़ाकत को देखते हुए समझाना चाहा, मगर पाशा को इसकी बात ने मजीद भड़का दिया। तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो, वरना सोफिया को ले जाकर कोठे पर बिठा दूंगा। तुम हद पार कर रहे हो, अपनी औकात मत भूलो। हाकान उससे भी तेज दाड़ा। अच्छा तो क्या करोगे तुम? पाशा टेबल पर हाथ मारता खड़ा हो गया। सोनिया को गोली सिर्फ चूकर गुजरी थी, ऐसा ना हो सोफिया की जगह वो कोठे पर दिखाई दे। खाकान होनहार नज़रों से उसे देखते हुए बोला,